हे गाइस, यहाँ हम 1200 साल पुरानी नक्काशी देख सकते हैं। आप बीच में एक लिंगम देख सकते हैं जो दो परस्पर जुड़े हुए नागों से घिरा हुआ है। इसका वास्तविक अर्थ क्या है? लिंगम और इन डबल हेलिक्स स्ट्रैंड्स के बीच क्या संबंध है? उसी मंदिर में आप इस नक्काशी को देख सकते हैं। एक अजीब टोपी पहने हुए एक आदमी, उसके कान विशाल हैं और उसकी नाक भी असामान्य रूप से बड़ी है। आप सोच सकते हैं कि वह सिर्फ नमस्ते कर रहा है, लेकिन वह नहीं कर रहा है। वह वास्तव में अपने हाथों के बीच एक बेलनाकार वस्तु प्रदर्शित कर रहा है। उसके दोनों हाथों के बीच की वस्तु इतनी लंबी है कि वह दोनों हाथ नहीं जोड़ पाता। वह जरूर कोई जरूरी काम कर रहा है, क्योंकि इन टांगों को देखिए। उसने काफी मोटे जूते पहने हुए हैं। उसके कंधे को देखिए, उसका सीना खुला हुआ नहीं है। उसने टाइट सूट पहना हुआ है। और प्राचीन बिल्डरों ने उस चीज को विशेष रूप से क्यों उजागर किया है? उसके हाथों के बीच यह पतला सिलेंडर क्या है जो हमें टेस्ट ट्यूब या कांच की शीशी की याद दिलाता है? इसके अंदर क्या है? हो सकता है कि उत्तर नक्काशी के ठीक ऊपर ही मिल जाए। क्या यह एक एकल कोशिका है जिसके अंदर एक केंद्रक है? मैं और अधिक स्पष्ट करता हूँ। क्या यह मानव अंडाणु या डिंब है? यदि आप इस नक्काशी की तुलना मानव अंडे की कोशिका से करते हैं तो समानता हैरान करती है। क्या यह संभव है कि वे प्राचीन काल में जेनेटिक इंजीनियरिंग कर रहे थे, लेकिन शायद यह सिर्फ एक अजीब नक्काशी है जो यहाँ शायद संयोग से बन गई है ना? नहीं, मंदिर ऐसी नक्काशियों से भरा हुआ है जो अजीब तरह से अंडे की कोशिकाओं जैसे दिखती हैं। एक बार जब हम ध्यान से देखना शुरू करते हैं तो ये नक्काशियां हर जगह मिल जाती हैं। और हम जानते हैं कि कई प्राचीन हिंदू मंदिरों में हम शुक्राणुओं की नक्काशी देख सकते हैं। कभी कभी शुक्राणु स्पष्ट रूप से अंडे की कोशिका की ओर तैरते हुए और उसे निषेचित करते हुए दिखाई देते हैं। अन्य नक्काशी में हम शुक्राणुओं के एक समूह को तैरते हुए और एक दूसरे के खिलाफ दौड़ते हुए भी देख सकते हैं। या ये सब बातें मात्र संयोग हैं, या प्राचीन निर्माता वास्तव में अनुवांशिक संशोधन को समझते थे? शायद इसका जवाब इस मंदिर में ही है। इस मंदिर में एक विशिष्ट कोना है जिसे नागा कोना कहा जाता है। यह प्रजनन क्षमता के देवता नागों को समर्पित है। जब आप सतही तौर से देखते हैं तो यह मूर्तियों की एक यादृच्छिक सरणी की तरह दिखता है, लेकिन यदि आप ध्यान से देखते हैं तो पीछे की पंक्ति में आप डीएनए की डबल हेलिक्स संरचना से मिलते जुलते सांपों को आपस में जुड़े हुए देखेंगे। और सामने आपको मानव जैसी आकृतियां दिखाई देंगी जो इन तथाकथित सांपों से निकल रही हैं। मनुष्य वास्तविक सांपों से कैसे निकल सकता है? क्या प्राचीन निर्माता हमें इंसानों और उनके डीएनए के बारे में बता रहे हैं? दक्षिण भारत के थिरुमयम के इस प्राचीन मंदिर में ये अजीब नक्काशी क्यों है? बेशक हमें पहले प्रश्न पर वापस जाना होगा। डीएनए और लिंगम के बीच क्या संबंध है? उसी मंदिर के बारे में पिछले वीडियो में मैंने आपको कॉस्मिक एग का रहस्य दिखाया था और बताया था कि कैसे भगवान शिव इस लिंगम को एक पॉट के रूप में उपयोग करके यहाँ पहुंचे होंगे। क्या यह संभव है कि शिव डीएनए हेरफेर और जेनेटिक इंजीनियरिंग की इस उन्नत तकनीक को हमारे ग्रह पर लाए? जब प्राचीन ग्रंथों में उल्लेख किया गया कि देवताओं ने पौधों और जानवरों की कई किस्मों का निर्माण किया, तो क्या वे वास्तव में विभिन्न प्रजातियों के डीएनए को बदलने की बात कर रहे थे? इस क्षेत्र की नक्काशी अजीब है। आप आपस में जुड़े हुए नाग, एक अंडे की कोशिका, एक अजीब मुड़ी हुई बूंद देख सकते हैं जिसके बारे में मैं बाद में बताऊंगा। और आप यहाँ दो मछलियों को एक दूसरे को चूमते हुए देख सकते हैं। यह वास्तव में क्षेत्रीय आक्रामकता का प्रदर्शन है, ठीक उसी तरह जैसे दो शुक्राणु डिम को निषेचित करने के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। मुझे यह आकर्षक लगता है कि प्राचीन बिल्डरों ने न केवल शुक्राणु, अंडे और डीएनए की सूक्ष्म चीजों को तराशा, बल्कि जानवरों और मनुष्यों के प्रजनन व्यवहार जैसे मैक्रो स्तर पर भी ध्यान केंद्रित किया। आप दो जानवरों के बीच प्रेम आलाप, मातृत्व, आक्रामकता, संघर्ष और सहजीवी संबंध जैसे विभिन्न व्यवहारों की नक्काशी देख सकते हैं। और मैं आपको और आगे दिखा सकता हूँ, लेकिन वे सिर्फ सुंदरता के लिए नहीं बने हैं।
वे सटीक छवियां हैं जहां आप जीव विज्ञान की किताब में चित्रों की तरह जानवरों के व्यवहार को पढ़ सकते हैं। उदाहरण के लिए आइए मातृत्व को लें। तो यह बस एक बछड़ा है जो अपनी माँ का दूध पी रहा है। लेकिन गौर से देखिए गाय क्या करती है। गाय को एलो ग्रूमिंग करते हुए दिखाया गया है। रुकिए, एलो ग्रूमिंग ये क्या है? आधुनिक प्राणी शास्त्रियों ने चाटने के लिए एक फैंसी शब्द गढ़ा है। वे इसे एलो ग्रूमिंग कहते हैं। लेकिन आप देख सकते हैं कि 1200 साल पुरानी इस नक्काशी में इसे कैसे सटीक रूप से चित्रित किया गया है। और यह इतना आकर्षक है कि जब मैंने आज इस गाय को फिल्माया तो क्या आपको कोई अंतर दिखाई दे रहा है? बछड़ा बेसब्री से गाय का दूध पी रहा है जबकि माँ बछड़े को प्यार से चाट रही है। नक्काशी लगभग एक तस्वीर है जिसका उपयोग आज की प्राणीशास्त्र पुस्तक में किया जा सकता है। वास्तव में यह एक तस्वीर या पेंटिंग से बेहतर है क्योंकि यह 1200 साल बाद भी मौजूद है। लेकिन सवाल यह है कि प्राचीन बिल्डरों ने इस पशु व्यवहार को इतने सटीक रूप से क्यों प्रलेखित किया। बेशक आप कह सकते हैं कि जाने दो, मूर्ति कला एक कला है, पेंटिंग की तरह। कलाकार ने इसे देखा और सुंदरता के लिए उकेरा। यदि हाँ, तो उसी बछड़े को ऊपर क्यों उकेरा गया है? इसे अलग से क्यों तराशा गया है? फिर से बिना किसी गतिविधि के, केवल इसकी बाहरी शारीरिक रचना दिखाने के लिए। आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि यह एक बछड़ा है, न कि पूर्ण विकसित गाय या बैल। क्या यह भी सिर्फ सुंदरता के लिए उकेरा गया था? और यह हमारी समस्या है कि हम बारीकी पर ध्यान नहीं देते, जिससे बिंदुओं को जोड़ने में मदद मिले। इधर मोर ने इस सांप को खाना शुरू कर दिया है। यहाँ यह इसे लगभग पूरा खा चुका है। यहाँ आप एक हाथी को फ्लैग पोस्ट पर अपनी आक्रामकता दिखाते हुए देख सकते हैं। यहाँ आप एक बहुत बड़े जानवर को हाथी पर अपनी आक्रामकता दिखाते हुए देख सकते हैं। लेकिन कोई भी हाथी नहीं, ये वही हाथी है जो दूसरी नक्काशी में गुस्से में था। इस कवच को देखिए, यह कोई संयोग नहीं है। प्राचीन निर्माता हमें बहुमूल्य जानकारी दे रहे हैं और हम इनमें से 1% नक्काशी को भी नहीं समझ पाए हैं। अगर मैं इस मंदिर की मुट्ठी भर नक्काशी के विश्लेषण से इसे समझ सकता हूँ, तो कल्पना करें कि अगर हम एक पूर्ण पैमाने पर शोध और विश्लेषण करते हैं तो हम क्या कर सकते हैं। यह जानकारी मंदिर में छुपा असली खजाना है। ये सोने और हीरे से बेहतर है। कुछ जानवर आक्रामक क्यों होते हैं जबकि अन्य निष्क्रिय होते हैं? अगर हम गहराई से देखें तो हमें पता चलता है कि यह ज्यादातर अनुवांशिक कोड या डीएनए के कारण होता है। प्रमुख कारण आकार या परिस्थितियां नहीं हैं। एक स्टुअर्ट जैसा जानवर एक खरगोश का पीछा कर सकता है और उसे मार सकता है जो उसके आकार से 10 गुना है। खरगोश अभी भी दौड़ने की कोशिश करता है और पास में इतने सारे खरगोश होने के बावजूद वे इसके बारे में कुछ नहीं करते हैं। यह सब भगवान के काम या डीएनए हेरफेर के कारण है। हम इस मंदिर में कई अजीबोगरीब संकर जानवर और ह्यूमनॉइड प्रजातियां देख सकते हैं। अब तक हम उन्हें शुद्ध कल्पना के रूप में खारिज करते रहे हैं। क्या यह संभव है कि ये अनुवांशिक रूप से इंजीनियर्ड प्रजातियां थीं? यहाँ हम एक शेर देख सकते हैं, सिवाय इसके कि वह वास्तव में शेर नहीं है। मैं इसे केवल एक शेर कह रहा हूँ क्योंकि यह सबसे करीबी प्रजाति है जिसके बारे में मैं सोच सकता हूँ। गोल उभरी हुई आंखें, नाक, लगभग एक मानव के समान नाक और एक बहुत ही अजीब आकार के साथ एक विशाल मुंह। लेकिन ध्यान से देखिए, इसके कान या ईयरलोब नहीं है। और हाँ, आप सोच सकते हैं कि हम इंसान जैसे नाक या कान को दूसरे जानवर से नहीं जोड़ सकते, लेकिन यह सच नहीं है। यह चूहा असली चूहा है जिसकी पीठ पर इंसान जैसा कान है। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के वकांती नाम के एक महान शोधकर्ता स्टेम सेल का उपयोग करके इस टिश्यू इंजीनियरिंग को करने में सक्षम थे। उन्होंने इसे वकांती माउस कहा। यह 1996 में किया गया था, यानी 25 साल पहले। तो कल्पना कीजिए कि हम अब कितने उन्नत हैं।
दरअसल जेनेटिक इंजीनियरिंग इतनी उन्नत हो गई है कि उन्होंने 2005 में अमेरिकी कांग्रेस में एक बिल पेश किया जिसे ह्यूमन चेमेरा प्रोहिबिशन एक्ट कहा जाता है, जो किसी को भी इंसान और दूसरे जानवर का हाइब्रिड बनाने से रोकता है। इसलिए यदि कानून द्वारा अनुमति दी जाती है तो आज वैज्ञानिक पंखों के साथ एक मानव हाइब्रिड बना सकते हैं। लेकिन क्या वे भी प्राचीन काल में ऐसा ही कर रहे थे? क्या ये नक्काशी वास्तव में ह्यूमन चिमेरास को दिखाती है? क्या ये आनुवांशिक रूप से संशोधित प्रजातियां हैं? यदि हाँ, तो क्या हमें इसके और प्रमाण मिल सकते हैं? जरा इस जानवर के ऊपर देखिए। आप क्या सोचते हैं? क्या यह भी एक एग सेल है? लेकिन यह एक सेल की तरह नहीं दिखता, क्योंकि इसमें कई संकेंद्रित व्रत हैं, है ना? आमतौर पर हम सोचते हैं कि अंडे की कोशिका में एक बाहरी झिल्ली होती है और केंद्र में एक न्यूक्लियस होता है। लेकिन एक बिल्ली के इस एग सेल को देखिए। यह आश्चर्यजनक है, क्योंकि फिर से आप कई संकेंद्रित व्रत देख सकते हैं। क्या यह संयोग है कि हम इस अनुवांशिक रूप से संशोधित जानवर के ऊपर ऐसी नक्काशी देखते हैं, या क्या इसका मतलब कुछ पूरी तरह से अलग है? लेकिन हम मंदिर में की गई कुछ नक्काशियों को बिल्कुल भी नहीं समझ पा रहे। इसे देखिए, बस एक जटिल उभार जिसमें कई मनके और तार हैं। इस मंदिर में हमें ऐसी कई अजीबोगरीब नक्काशी देखने को मिलती है। यहाँ एक और है, यह समान दिखता है, लेकिन यह समान नहीं है। यह कोई जानवर या इंसान नहीं है। इस जगह पर कोई भी, यहाँ तक कि पुजारी भी इन नक्काशियों की व्याख्या करने में सक्षम नहीं है। वे इसे केवल एक सुंदर अर्थहीन पैटर्न कहेंगे, लेकिन यह इतना खूबसूरत भी नहीं है। ये पूरे मंदिर में क्यों पाए जाते हैं? इन अजीब बातों का क्या मतलब है? जब हम डीएनए के बारे में बात करते हैं तो हम आमतौर पर सोचते हैं कि वे सिर्फ डबल हेलिक्स स्ट्रैंड्स हैं, लेकिन आज हम उनका गहरा विश्लेषण करने में सक्षम हैं और यह वास्तव में बहुत अधिक जटिल है। जब हम अधिक से अधिक मैग्नीफाई करते हैं तो सब कुछ बिना किसी तुक या तर्क के हर जगह मोतियों और धागों जैसा दिखता है। यह सुंदर नहीं दिखता है, कोई समरूपता नहीं है, और इसे इन नक्काशियों की तरह समझना बहुत मुश्किल है। क्या ये नक्काशी वास्तव में हमें डीएनए और प्रोटीन का एक बड़ा रूप दिखा रही है? यदि नहीं, तो उनका क्या अर्थ है? इन दोहरे पेचदार धागों के अंदर लिंगम के होने का क्या अर्थ है? प्राचीन बिल्डरों ने जानवरों के व्यवहार को बहुत सूक्ष्मता से क्यों दर्ज किया? क्या वे टेस्ट ट्यूब पकड़े हुए हैं? और क्या यह एक एक्सेल है? सबसे महत्वपूर्ण बात, क्या हम इंसान प्राकृतिक प्राणी हैं या हम आनुवांशिक रूप से इंजीनियर्ड थे? कृपया मुझे अपने विचार कमेंट सेक्शन में बताएं। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब करना ना भूलें और मैं आपसे जल्द ही बात करूंगा। बाय।